तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ जो कि बहुत ही पॉपुलर है। शायद ही कोई साइंस स्टूडेंट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको मालूम नहीं होगा और रेडीमेडली मालूम है। दैट इज न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉ तो कुछ था, क्या था एक्चुअली इन क्रूड फॉर्म में हमें मालूम नहीं है, मिलता है गूगल में ढूंढोगे तो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया तो उसको 3 टुकड़ा करके फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ करके दिया गया। नहीं तो वो कुछ लिखे थे लॉ के बारे में, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, सुने होंगे नाम, है ना। वैसे न्यूटन बहुत सारी चीज़ लिखे हैं। ही वॉज नॉट ओनली फिजिसिस्ट, मैथमेटिक्स में भी काफ़ी काम किए हैं। न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला है, न्यूटन राफ्सन मेथड से वो निकालने के लिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह। फिजिक्स में भी काफ़ी काम किए हैं, ऑप्टिक्स में काम किए हैं, ग्रेविटी पे काम किए हैं, मोशन पे काम किए हैं। न्यूटन फार्मूला है ऑप्टिक्स में, यू मेजर एवरीथिंग फ्रॉम दी पोल, नो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बोलते हैं फोकस से मेजर करो, फिर उनका अपना फार्मूला है। न्यूटन्स लॉ कूलिंग पे, कोई चीज़ गर्म है तो ठंडा होगा, तो कैसे ठंडा होगा, किस रेट में ठंडा होगा, न्यूटन्स लॉ कूलिंग है। उसमें कूलिंग के साउंड प्रोपागेशन के ऊपर लिखे हैं, साउंड भागता है तो कैसे भागता है, लेकिन वो चीज़ गलत हो गया उनका, बाद में अलग चीज़ है लिखे थे जो चीज़, बाद में उसको लाप्लास करेक्ट कर दिया, गलत हो गया न्यूटन का स्टेटमेंट। लेकिन काम किए हैं इन्हें वाइड रेंज, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो जो भी लिखे होंगे बड़े बड़े चीज़ लिखे होंगे ना, बड़े बड़े चीज़ें लिखे हैं, लेकिन लोगों को ये काफ़ी लगता है कि काफ़ी आसान है न्यूटन जो लिखे हैं। जैसे मैं ज़्यादा कुछ बताए आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम मोशन की कॉज और उसका रिलेटेड इफेक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड दिस लॉज विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोर्स। अभी तक हम लोग जानते हैं फोर्स ये है वो है, सब कर लेते हैं, बट डिफाइन करने के लिए फोर्स को, न्यूटन्स लॉ का सबसे बड़ा खासियत क्या है, कोई पूछेगा तो इट हेल्प्स टू डिफाइन फोर्स। ये फोर्स का डेफिनेशन सामने लाता है, ठीक है। एनीवे, बिफोर दैट हम लोग आज न्यूटन जी महाराज को दिमाग में लेते हुए स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और शायद फर्स्ट लॉ आप में से काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा। मैं एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ इसको लिखना चाहता हूँ। हर कोई बोलते हैं लेकिन एक एक वर्ड मिस कर जाते हैं तो लॉ का सिग्निफिकेंस बदल जाता है। लेट अस राइट द स्टेटमेंट करेक्टली विदाउट एनी फ्लॉ इन द स्टेटमेंट। क्या है? एज लॉन्ग एज नो external unbalanced force, external unbalanced force acts on a body, it keeps or it tries to maintain or it keeps in the state of unbalanced force acts on the body, it keeps in its inertia of, थोड़ा सा इनर्शिया वर्ड को बाद में लेंगे, it continues, बहुत अप्रोप्रिएट होगा टू राइट continues. It continues in its state of, it continues in its state of rest or uniform motion along a straight line. मतलब क्या हुआ? अगर कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा, कंटिन्यू करेगा। क्या? इन स्टेट, कौन सा स्टेट में? स्टेट दो है, या तो रेस्ट में या फिर मोशन में। या तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। समझ में? तो इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स को हम लोग यूज किए हैं और
वो सारा ऑब्जेक्टिव को हमें समझना चाहिए। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स, कीप्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line, ये बात, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हमारे सामने डिस्कशन करने की लायक चीजें हैं। As long as no external unbalanced force acts on a body, it continues in its state of rest or uniform motion along a straight line. ये जो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहने का, उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ द बॉडी। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, जिसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो इसको कहते हैं इनर्शिया मोशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा ऐसे समझेंगे, बताओ, थोड़ा लो नॉलेज बेस में थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे आके और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, है ना। तो इसमें एक टर्म आया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a body at rest tries to be or remains at rest in absence of external unbalanced force, external unbalanced force। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? by virtue of which the body remains at rest in absence of external unbalanced force। मतलब अगर कोई चीज कहीं रेस्ट में है, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा वो वहीं पे पड़ा रहेगा, रेस्ट में ही पड़ा रहेगा। सुनने में तो कितना सिंपल लग रहा है, वही चीज रखा है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, तब तक ये रेस्ट में रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो वर्ड आया एक्सटर्नल, इसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन। और दूसरा एडजेक्टिव आया अनबैलेंस्ड। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? कोई एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर इस बॉडी के बाउंड्री के बाहर से, इस बॉडी का अपना बाउंड्री है, इस बॉडी के बाउंड्री के बाहर से अगर कोई फोर्स आया तो आप इसको कहोगे एक्सटर्नल फोर्स। ये धक्का दे रहा है, दिस फोर्स इज कमिंग फ्रॉम ए रीजन बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द बॉडी, तो आप कहोगे जो फोर्स इसके ऊपर आया वो फोर्स कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है। समझ में? सपोज आई रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट, आई टेक दिस बॉडी हियर समवेयर, ये बॉडी यहाँ पर है। सपोज आई टेक अनदर केस, ये आदमी अब इसके ऊपर जो फोर्स दे रहा है, वो आदमी जो फोर्स दे रहा है, क्या ये बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है? अंदर से दे रहा है। सो ही इम्पार्टिंग इंटरनल फोर्स ऑन द बॉडी। ये हो गया केस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो आई होप आई हैव मेड यू क्लियर अबाउट व्हाट इज एक्सटर्नल फोर्स। ये हो गया केस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, समझो। ये केस हो गया इंटरनल फोर्स। ये हो गया पहला चीज। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। सपोज हियर इज ए बॉडी and there are forces acting on it, say a 5 Newton force, a 3 Newton force and a say something like 8 Newton force। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स 0 है। तो हम कहेंगे forces are acting but the forces are balanced by each other। ठीक है, तो दिस इज द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। और अगर हम
कहेंगे कि यहाँ पर कोई बॉडी रखा हुआ है और इस बॉडी के ऊपर फोर्सेस जो आ रहे हैं वो दिखने में कुछ ऐसा है, ये 8 न्यूटन ऐसा नहीं है, इनफैक्ट इट इज 18 न्यूटन। इन दैट केस यू से नेट फोर्स इज नॉट जीरो, इट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। कितना है मालूम, जरूरत नहीं हमें जानना, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, नॉट बैलेंस्ड। अगर एक्सटर्नल होगा, अनबैलेंस्ड होगा, तभी जाके बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़ेगा। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। देन व्हाई ये अनबैलेंस्ड फोर्स तो समझ में आ रहा है, क्योंकि नेट फोर्स से कोई चीज चलेगा, लेकिन एक्सटर्नल होगा तो चलेगा, इंटरनल होगा तो नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं बताया गया। क्यों? इंटरनल फोर्स का कोई यहाँ पर बताया नहीं गया। व्हाई ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन मूव ए बॉडी। इफ यू ऑब्जर्व तो आप देखोगे, जब कोई बॉडी के ऊपर कोई आदमी इंटरनल फोर्स दे रहा है, सपोज ये आदमी क्या कर रहा है, बहुत जोर से इस वॉल को पुश कर रहा है। जस्ट इमेजिन ये है वो आदमी, बड़े जोर से पुश करके तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, ऐसे अपना ए लगा के जबरदस्ती से पुश कर रहा है। क्या आर यू गेटिंग? अच्छा, ये आदमी जब ऐसे पुश करेगा, ये आदमी मूव करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं मूव कर रहा है? क्योंकि ये आदमी जब इसको पुश कर रहा है, ये आदमी इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा है, ये डिब्बा इसके ऊपर फोर्स दे रहा है, यहाँ पे फोर्स दे रहा है, यहाँ पे भी पीछे से फोर्स दे रहा है, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। तो ये आदमी इसके ऊपर जो फोर्स दे रहा है, वो भी तो ऐसे दे रहा है, ये यहाँ पे ऐसे दे रहा है, यहाँ पे ऐसे दे रहा है, तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। मतलब जो इंटरनल फोर्स है वो हरदम बैलेंस्ड ही होते हैं, वो अनबैलेंस्ड हो ही नहीं सकते। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड फोर्सेस। सर लेकिन अगर हम हाथ में ज्यादा प्रेशर दे अपना और पैर को ऐसे ढीला छोड़ते तो वो गिर जाएगा बॉक्स में। हाँ, तो मैं बोला कि वैसे पुश करके रखा है। अगर वैसे पुश करके रखा है तो इधर को जितना फोर्स दे रहा होगा, इधर को उतना फोर्स दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? तो खाली एक तरफ को पुश करके रहेगा तो पांव से नहीं पुश करेगा। सपोज यू टॉक अबाउट अनदर केस, हियर इज ए मैन, ये लड़की को कुछ दूसरा पसंद है, ये आदमी जब ये पुश कर रहा है, क्या अपनी पांव से वो इधर को पुश नहीं कर रहा है? You are standing on a smooth say carpet and you are pushing the wall. Will not the carpet be pushed back? That means while pushing the wall, you are pushing the carpet in the opposite direction. So the forces exerted by this man on this box are internal but balanced. ध्यान रहे कि internal forces are always balanced. In case of rigid body, ये एक बॉडी है जो rigid है। rigid किसको कहते हैं? जिसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं कैसे भी फेंकूं, ये एंड और ये एंड के बीच में डिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन विल ऑलवेज रिमेन सेम। दैट इज कॉल्ड ए रिजिड बॉडी, है ना। तो फॉर ए रिजिड बॉडी विल सी द नेट इंटरनल फोर्स ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज जीरो। इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया। इंटरनल फोर्स कोई बॉडी को कैसे चलाएगा? ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। जैसे अभी देखिए एग्जांपल, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड था, यहाँ पर अनबैलेंस्ड था, बट इंटरनल फोर्स ऑलवेज बैलेंस्ड। समझ में आया? तो अगर कोई पूछेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहा गया अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव ए बॉडी, व्हाई? बिकॉज अनबैलेंस्ड फोर्स मींस देयर इज सम नेट फोर्स, इट मूव्स। व्हाई ओनली एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कैन मूव, व्हाई नॉट इंटरनल अनबैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट मूव द बॉडी? इंटरनल फोर्सेस आर ऑलवेज बैलेंस्ड, दे डू नॉट एग्जिस्ट अनबैलेंस्ड। समझ में आया? तो स्टेटमेंट को याद रखना, माइंडफुली सारा चीज को जाना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें समझ में आया उसको लिखेंगे कि इंटरनल फोर्सेस ऑन ए रिजिड बॉडी, ऑन ए रिजिड बॉडी आर ऑलवेज बैलेंस्ड, ऑलवेज बैलेंस्ड। सो नेट इंटरनल फोर्स is zero. However, external force may be balanced, may not be balanced. क्या ये बात समझ में आया? External force may be balanced, may not be balanced. जबकि internal force always balanced है। However, external force may be balanced or unbalanced.
डिपेंड कि कौन दे रहा है फोर्स। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कैन ओनली ब्रिंग ए चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको मोशन में लाना है, मोशन में उसका मोशन बदलना है, स्पीड बदलना है या डायरेक्शन बदलना है, तो हु कैन डू इट? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। Why internal force cannot do? Because they are always balanced. Net internal force on a body is always zero. But remember that body must be a rigid body. यहाँ पर body बोलते वक्त हम लोग rigid body मान लेते हैं। आगे चल के देखेंगे कोई बॉडी रिजिड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। In that case what to do? Stretchable body है, कोई बैलून के अंदर आप खड़े हो, ठीक है, तो स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप बदल जाता है। It's not a rigid body. Then in that case there will be some net internal force. Net internal force may not be zero. We'll see the situations. Again it depends on many conditions. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो पहला चीज मैं आपको क्लियर करने की कोशिश किया कि the property by virtue of which a body at rest remains at rest in absence of external unbalanced force is called inertia rest. ठीक है, ये जो inertia of rest है कौन डिसाइड करता है? कोई बॉडी का inertia of rest कौन डिसाइड करता है? It defined by the mass of the body. It directly refers to mass of the body. ये किसको रेफर करता है? ये will say directly refers to mass of the body. थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ मैं। It directly refers to mass of the body. Mass of the body. जिसका जितना मास है उसका उतना ज्यादा इनर्शिया है। बात समझ में आया? तो एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे। कैसे पता चलेगा? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। सपोज एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस इज व्हाट योर स्कूल टीचर मस्ट हैव टॉट यू। तो मैं भी वही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे मैं अपना थीम को लेके आऊंगा। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है। पहला आप अपने हिसाब से लिख लेना। सपोज दिस पेन इज केप्ट ऑन माई हैंड, रेस्ट में मैं हाथ नीचे लाया तो मेरे साथ आया। अगर मैं हाथ को सडनली नीचे लाया तो मेरे हाथ को छोड़ दिया। व्हाई इट लिफ्ट्स माई हैंड? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट ट्राइड टू रिमेन एट दैट पॉइंट। मेरा हाथ नीचे आ गया लेकिन अपने इनर्शिया के चलते वहीं रहना वो पसंद किया, है ना। बाद में देखा फिर ये पसंद किया लेकिन रह नहीं पाया। ग्रेविटी भी खींच रहा है। वो पसंद करेगा जहां था वही रहना। और ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मैं छोड़ दिया एक्सटर्नल फोर्स आ गया तो उसको फिर खींच के नीचे ला गया उसको। क्या बात समझ में आया? ये पेन का जो वेट है, वेट ऑफ दिस पेन एक्टिंग ऑन दिस पेन इज एन एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। क्या बताए? कोई बॉडी के ऊपर अगर फोर्स आएगा कहां से? फ्रॉम ए रीजन जो कि इसकी बाउंड्री के बाहर है। पहले भी बता चुके हैं, तुम लोग भूल जाते हो, सो बैड। कोई भी फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए दो चीज की जरूरत होता है। एक होता है एजेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? एजेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स देता है। अगर एजेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है तो जो फोर्स देगा उसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्स। आप कार में बैठ के कार को पुश कर रहे हो, चलेगा? नहीं चलेगा। इंटरनल फोर्स बैलेंस्ड। आप सामने को तो पुश कर रहे हो लेकिन पीछे को भी तो पुश कर रहे हो। नेट इंटरनल फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन द कार इज जीरो। लेकिन कार के बाहर खड़े होकर पुश कर रहे हो तो कार चलेगा, है कि नहीं? इन दैट केस यू आर गिविंग एन एक्सटर्नल फोर्स। अब सोचो अगर वेट एक फोर्स है तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ? पेन। एजेंट कौन है? कौन इसके ऊपर फोर्स दे रहा है? यू आर गिविंग। इसका जो वेट है ग्रेविटी। अर्थ इज पुलिंग, तो अर्थ कहाँ है? बाहर है। बाहर होते हुए पुल कर रहा है तो एजेंट इज आउटसाइड, दिस इज द ऑब्जेक्ट। The force exerted by the agent on the object will be external force or internal force? External. Remember, weight is always an external force. समझ में आया? Weight of a body is an external force. समझ में आया? अच्छा, तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप बस में मान लो कि किसी एक व्हीकल के अंदर आप खड़े हो, बस के अंदर खड़े हो। जैसे बस चलना शुरू करेगा, ऐसे इधर को बस है, आप ऐसे खड़े हो। बस चलना शुरू किया, आप किधर को गिरोगे? आगे की तरफ कि पीछे की तरफ? कि जैसे तो वैसे ही खड़े रहोगे? वो डिपेंड करता है पकड़ के खड़े थे कि कैसे खड़े थे। कस के पकड़ के खड़े होगे तो गिरोगे क्या? खंबा साइड में पकड़ के खड़े हो। बैठे रहेंगे तो गिरेंगे, पीछे की तरफ चलना है। अगर हम खड़े हैं बिना कुछ पकड़े और जैसे बस चलना शुरू करेगा हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हम पीछे की तरफ नहीं गिरते हैं,
मैं प्रूव कर दूंगा हम नहीं गिरते, हम लोग कोई भी नहीं गिरते। होता क्या है, पाँव आगे चले जाता है, और क्या, तुम्हारा बॉडी का जो ये वाला पार्ट है, हेवियर पार्ट है, बिकॉज ऑफ इट्स मास इट ट्राइज टू बी एट रेस्ट, लेकिन बस के साथ जुड़ा हुआ है कौन, पाँव। बस चला तो उसके साथ वही चला ना, वो आगे निकल गया, तुम तो वहीं पे रह गए। आर यू गेटिंग? अगर ये पेन मेरे हाथ में है, मेरे हाथ के नीचे दूसरा हाथ है, अगर मैं हाथ को जोर से खींच के ले आऊंगा, पेन गिर जाएगा, हाथ से फिसल जाएगा नहीं, हाथ से तो फ्रिक्शन है नहीं गिरेगा। फिर भी अगर इसके ऊपर रख के मैं ट्राई करूं तो आपको शायद दिखेगा कि ये गिर जाएगा। अगर इसको पेन को ऐसे जोर से खींच लूंगा तो गिर जाएगा कि नहीं, मैं रोक देता हूँ, गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा, हाथ में गिरेगा, तब मतलब पेन आगे नहीं आया। देखो हाथ मेरा ये बस आगे आ गया, लेकिन बॉडी पार्ट तो वहीं पे रह गया। क्या हम कहेंगे पेन पीछे चला गया? पेन तो जहां था वहीं था। हम बोलते हैं हम पीछे की तरफ गिरते हैं, अरे हम कहाँ गिरते हैं, हम तो अपनी जगह, पाँव आगे निकल जाता है। रिलेटिव टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द बॉस, हमें लगता है कि ड्राइवर से हम दूर गिर रहे हैं तो हम पीछे गिर रहे हैं, हम नहीं गिरते, वो आगे चला गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है कि नहीं? जब किसी एक कारपेट में धूल बैठ गया है, कैसे निकालते हैं? पकड़ के इसको मारो तो धूल निकलता है, डस्ट निकलता है नहीं निकलता है? कैसे निकलता है? क्योंकि मान लो कि यहाँ पर एक डस्ट पार्टिकल है, आपने इसे जोर से मार दिया तो सडनली कारपेट गोज बैक, डस्ट पार्टिकल तो वहीं लटका रहा है, फिर वो गिर गया। So dusting of a carpet is also an example of inertia of rest. When the ball starts moving, you fall, you feel like falling backward. You say this is also inertia of rest. है ना? मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूँ, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ढक के रखा हूँ, खुल जा सिम सिम। देखो ये तो सब जानते हो कि एग्जाम में मिलता है, ना एग्जाम में? हाँ, तेरे को तो मिलता होगा। आलू मिलता है एग्जाम में? नहीं सर। तो ये सर बोला आलू के ऊपर 8 में 7। हाँ देखो ये है एक आलू, है ना, जो प्लेंटिली मिलता है बेवकूफ बच्चों को स्कूल एग्जाम में, और ये एक हमर। अब मैं इसको यहाँ से मारूंगा, देखो क्या हो रहा है, मारा ना, क्या हो रहा है? आलू मेरे हाथ के पास आ रहा है, आलू आ रहा है, इज इट कमिंग? आलू तो जहाँ था वही है, ये अपनी जगह क्यों पड़ा रहा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब मारे हम, ये अपनी जगह रह गया, और ये, है ना? अरे रुक, ऊपर से करेंगे, ऊपर से करेंगे तो ऊपर आएगा। हाँ बोल रहा है ऊपर से करिए, देखो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये चल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो कंसेप्ट कैन बी यूटिलाइज्ड, कहीं भी हम यूज कर सकते हैं इसको। तो आलू का कंसेप्ट समझ में आया? आलू को समझ में आ जाता है, तुमों का आता ही नहीं, देखना है, ठीक है? तो इसमें हम देखें कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करता है। कोई पूछेगा गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो लिख सकते हो? क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिख सकते हैं? पहला एग्जांपल हुआ, पहला डस्टिंग ऑफ कारपेट। क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? When we hit the carpet, the dust particles come out of it because they remain in their own position because of inertia of rest. When we hit the carpet leaves and goes back, and they start falling. So that is what is called dusting of carpet. हो गया? Dusting of carpet. Number 2, इसमें क्या लिखना है? थोड़ा सा स्कूल वाले पूछेंगे। When we hit a carpet, dust particles come out of it. Dust particles leave the carpet. मैं नहीं बोलूंगा कि come out, they leave the carpet because the carpet goes back. Leave the carpet due to इनर्शिया ऑफ रेस्ट। किसका? कारपेट का कि डस्ट का? डस्ट का। ये समझ में आना चाहिए। कारपेट को तो मार दिया, चला गया, है ना? दूसरा हुआ एग्जाम्पल, पैसेंजर फॉलिंग। बैकवर्ड when a bus starts moving,
चलना शुरू करेगा तो पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। क्या बात समझ में आया? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट समझ में आया। आलू वाला तो लिख नहीं सकते, समझने के लिए ठीक था। तो ये तो स्कूल वाला, हाँ लिख सकते हो, लिखो आलू ले लो, पूछेंगे क्वेश्चन में व्हाई यू टुक एन आलू, व्हाई नॉट ए पंपकिन, तो समझाना तब, ठीक है। तो ये जो चीज हम बताए आपको सबको समझ में आया। नाउ लेट मी कॉन्ट्राडिक्ट व्हाट न्यूटन टोल्ड। न्यूटन बोले ऐसा होता है ऐसा होता है, हम बोलेंगे नहीं ये सही नहीं है, गलत है। कैसे? चलो सोचते हैं। बिफोर वी गो फॉर द रियल मीनिंग, इतने बड़े महान साइंटिस्ट है, इतना आसान चीज बोल के महान हो गए क्या? कुछ तो होगा उसके अंदर, है ना? तो सोचो कि यहाँ पर कोई एक बम रखा हुआ है, give a little fire, you are not giving any external force, you give a little fire। जब ये एक्सप्लोड किया तो टुकड़े टुकड़े भी उड़ गए। लॉ कहता है कि जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं देंगे, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे लड़की, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। हम तो देख रहे हैं कि फायर इज नॉट ए फोर्स, क्या है? एनर्जी। नहीं? कौन सा था वो मूवी? फ्लावर है क्या? फायर है क्या? कोई था मूवी? हाँ जो कोई, हाँ चलो ये सब मालूम है। अच्छा ठीक है। अब न्यूटन भी बोले कि जब हम फायर देंगे तो ये मुक्त कर रहा है, तो न्यूटन के लॉ को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? लग रहा है कि न्यूटन लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए। कैसे? As long as no external force or energy is given to a body, it will continue in its state of rest। लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है, it is written only force, but then how the law is justified? I switch on the fan, I supplied some electrical energy and I find the fan starts moving। ये चलना शुरू करता है कि नहीं? ये चलना शुरू करता है, पंखा ऐसे चलना शुरू करता है। तो जैसे पंखा चलना शुरू करता है हम कहेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो दिए नहीं, हम सप्लाई किए कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और लॉ कहता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक डंडा रखा हुआ है, ये डंडे को आपने दो फोर्स लगाया, एक 10 न्यूटन का, दूसरा 10 न्यूटन का। क्या कहोगे? द फोर्सेस आर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? बैलेंस्ड। क्या ये रेस्ट में रहेगा? नहीं सर। बोलते रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, और क्या बोलते हैं एक्सटर्नल, अच्छा सपोज हम एक बॉल ले लेते हैं, दिस इज व्हाट इज ए बॉल, और इसके अंदर मैं कीड़ा को बैठाता हूँ। हाँ, फिर कीड़ा को इसके अंदर बैठा दिया, या फिर कीड़ा कीड़ी जो भी है, इसके अंदर कोई एक छोटा सा कीड़ा है, ये कीड़ा है। जैसे ये कीड़ा चढ़ने लगेगा, डोंट यू फाइंड द बॉल विल आल्सो मूव? इट इज गिविंग इंटरनल फोर्स। तो सारा तो ताश की पत्ता की तरह दे गया। जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं देंगे कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। ना एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे, ना एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे, ना ये तो बैलेंस्ड फोर्स है फिर भी मूव कर रहा है, ये इंटरनल फोर्स है फिर भी मूव कर रहा है। तो लॉ में कुछ गड़बड़ तो हो गया? नहीं, लॉ तो सही है, हम समझने में कुछ गड़बड़ किए। तो अभी तो समझे पूरा लॉ को, डस्टिंग किए कारपेट, आलू को मारे पीटे सब किए। वो स्कूल वालों का समझना है, हम लोगों का थोड़ा ऊंचा समझना है। समझ में? दैट इज द बेसिक वर्ड लेवल में तुम लोग जो चीजें समझो सोचते हो कि यही है न्यूटन लॉ, वो नहीं है, कुछ अलग है, थोड़ा और डीपर मीनिंग है उसका। समझना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? स्टेटमेंट सेम होते हुए भी मीनिंग इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाता है। मैं काफी बार बताया हूँ, बनारस में इतने फाइन साड़ी बनते हैं कि वो एक एक साड़ी जो है माचिस के डिब्बे में आ जाता है। तो स्टेटमेंट क्या बना? बनारसी साड़ी माचिस के डिब्बे में आ जाता है। लोग पढ़े, क्या समझना था उनको? बनारसी साड़ी इतना फाइन होते हैं कि माचिस के डिब्बे में आ जाते हैं। वो क्या समझे? बनारस में इतने बड़े बड़े माचिस के डिब्बे बनते हैं कि उसमें साड़ी आ जाता है। समझ लो ना? स्टेटमेंट बीइंग सेम, इंटरप्रिटेशन में भी डिफरेंट, इट ऑल डिपेंड्स। समझ में आ रहा ना? तो घोटाला वहीं से शुरू हो जाता है। चलो समझते हैं फिर न्यूटन बोले क्या। पूरा दुनिया मान रहा है तो गलत तो नहीं होगा ना? पूरा दुनिया मान रहा है ना? गलत तो नहीं होगा। तो फिर असलियत तो चीज ये है कि दुनिया मानने से कोई चीज सही नहीं होता, जो सही है वो सही है कि नहीं? yes, तो न्यूटन लॉ कैसे सही हुआ, चलिए देखते हैं। न्यूटन लॉ को हम समझने की कोशिश करते हैं
कि कैसे सही हुआ। ये सारा एग्जाम्पल समझ में आया ना? ये सारा एग्जाम्पल को हम सही मीनिंग के साथ इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे जब हम न्यूटन लॉ का सही मीनिंग देख लेंगे तो फिर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ऐसे करके देखेंगे सारा चीज को, सारा चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्या हुआ, इसमें कहाँ कैसे फेलियर हुआ, वी आर नॉट गिवन एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसमें क्या हुआ, नो एक्सटर्नल फोर्स। और पास में एक स्कूल है, नाम नहीं बताएंगे, मैं तो पढ़ाता हूँ ये काफ़ी दिन से, बच्चे वहाँ पे पढ़ते, वहाँ के कोई बच्चा आया था और वो लड़का, उसका भाई बहन दोनों पढ़े हैं मेरे पास। वो लड़का आया, बोला कि सर हम क्लास में जाके पूछे कि बिना एक्सटर्नल फोर्स का पंखा कैसे चला। टीचर क्या बोले मालूम है, टीचर ने अप्लाई दिया, बहुत पॉपुलर टीचर है, कैमरे पे है तो नहीं बोलेंगे नाम उनका। बोले कौन बोला तुम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हो, तुम स्विच को ऐसे दबाते हो नहीं दबाते हो, टक टक तो यू गिव एन एक्सटर्नल फोर्स तो चला। सर लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी, वो कन्वर्सन हुआ, लॉ कहता है एक्सटर्नल फोर्स बिना दिए चलेगा नहीं, सर लेकिन वो तो हुआ ना, तो चला ना, कन्वर्सन तो हुआ। अंदर हाँ। तो हुआ। नहीं वो कन्वर्सन हुआ, एनर्जी कन्वर्सन हुआ, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वो सब तो सही है। लॉ क्या कहता है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे नहीं चलेगा। एक्सटर्नल फोर्स दिए क्या, उस बात मैं क्यों चला नहीं पूछ रहा हूँ, बिना एक्सटर्नल फोर्स का क्यों चला, है कि नहीं। यहाँ पर भी ये बलांट फोर्स है, फिर भी ये रहेगा क्या, ये तो घूमने लगेगा ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे घूमने लगेगा, और ये भी तो ऐसे जैसे कीड़ा चलने लगेगा ऊपर, ये भी चलेगा नीचे ऐसे रोल करते हुए। किसी ड्रम के अंदर घुस के आप चलोगे तो ड्रम चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ सर। समथिंग सच इज वी आर गिविंग इंटरनल फोर्स, देन हाउ द लॉ इज जस्टिफाइड। तो चलो न्यूटन लॉ को पहले सही तरीके से देखते हैं। मिस्ट्रीज अनरावेल्ड। बस पहले ठीक है, सर सही। इसको मालूम नहीं इसलिए देर कर रहा है, ठीक है ना। पहला हुआ कि न्यूटन लॉ का लिमिटेशन क्या है, आपकी बुक में लिखा है लेकिन कभी टीचर इसको हाईलाइट नहीं करते। आपकी बुक में भली बात ही बढ़िया से लिखा हुआ है, आप सीन इट, लेकिन उस पॉइंट को, स्टेटमेंट को कभी कोई हाईलाइट नहीं किया तो इग्नोर हो गया। उसको पकड़ लेते बाकी सारा चीज समझ में आ जाता है। ये जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है, ऑल द थ्री लॉज ऑफ मोशन दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मास मतलब ये मास जिसका कोई साइज नहीं है, पॉइंट में, सिंगल पॉइंट में रह सकता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये पूरा पेन का मास कहाँ है, सेंटर ऑफ मास में, एप्लीकेबल फॉर सेंटर ऑफ मास। समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहला लिमिट क्या है, एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। पॉइंट मास किसको कहते हैं, ये पॉइंट वेयर ऑल द मासेस आर कंसंट्रेटेड, सिंगल पॉइंट, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन मास नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देख रहा है न्यूटन, ये पेन को नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास को। समझ में आ रहा है। नाउ यू थिंक ऑफ ऑल दिस केसेस, जैसे आप इसको दोनों धक्का दोगे, विल द सेंटर ऑफ मास मूव, चलता रहेगा लेकिन मिडिल पॉइंट विल नॉट मूव। When the fan moves, is the center of mass moving? When the bomb explodes, you will see the fragments will fly and fall at different positions. You find out the location of center of mass. You will find it is there. सारा मास जो इधर उधर गिरेगा, सिग्मा समेशन ऑफ mi xi by समेशन ऑफ mi करके निकालो, वही मिलेगा जहां पर बम रखा हुआ था, because it is applicable to the center of mass. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, so it can be applied to the center of mass of a body or system of masses. ये किसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक बॉडी या फिर सिस्टम मासेस को, किस संदर्भ में, सेंटर ऑफ मास। क्या कहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब ढंग से अगर हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में लिखे तो हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अगर हम सही अंडरस्टैंडिंग के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acts on a body or
system of masses at rest, the center of mass remains at rest, remains at rest. जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा। सर आप जो वो रेक्टेंगल वाला आदमी वाला बोले थे, मतलब हम लोग उसको अंदर से धक्का दे सकते हैं? दे तो सकते हैं, लेकिन नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। लेकिन सर आप बोले कि वो ओनली एप्लीकेबल फॉर सेंटर ऑफ मास है, तो क्या एप्लीकेबल है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी विल नॉट मूव। हाँ तो सर हम लोग उसको धक्का देके गिरा सकते हैं, लेकिन उसको नहीं गिरेगा वो, हम दिखाएंगे, अभी बताएंगे आपको। सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। अगर धक्का देके दूसरी जगह गिरा तो उसके ऊपर पक्का एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा डीपर जाने के लिए थोड़ा ऊपर ऊपर का तैरना सीखना भी आना चाहिए ना। धीरे धीरे हम लेंगे आपको उधर। देखो तो मैं आपको ये सारा चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कोई एक डंडे का, ये डंडे को आपने बराबर फोर्स दिया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिया, तो आप देखोगे कि ये जो डंडा है, ये जो डंडा है ये घूमने लगेगा, है कि नहीं? ये डंडा अब कैसे घूमेगा? ये डंडा कुछ ऐसे घूमेगा, ऐसे। जब ये डंडा ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, यू विल सी दिस डंडा इज मूविंग, बट ये डंडा इज मूविंग बट द सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग। चलो मैं केस थोड़ा बदल देता हूँ। सपोज अब ये एक डंडा है और इस डंडे में क्या हुआ है, इधर लगाया गया है सपोज समथिंग लाइक ए 5 kg मास, और इधर लगाया छोटा सा एक मास, से इट इज 1 kg। नाउ यू अप्लाई फोर्सेस लाइक दिस। इधर 10 न्यूटन जैसे इसमें दिए थे, ये 10 न्यूटन था, ये 10 न्यूटन था, ये 10 न्यूटन है, और इधर भी दे दिए 10 न्यूटन। क्या ये जैसे घूम रहा था ये ऐसे घूमेगा? इसका सेंटर मास कहाँ है? क्लोज टू 1 kg, 5 kg, यहाँ पर कहीं है। तो आप देखोगे ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। You will see this point is moving, this point is moving in a path like this। ये इस रास्ते में जा रहा है, कौन? ये, और ये जा रहा है इस रास्ते में। दोनों अलग अलग सर्किल में घूम रहे हैं। Are you able to feel it? फील करना बहुत जरूरी है कि नहीं? कभी देखियो लड़कियां वो एक दूसरे को पकड़ के खेलते रहते हैं, ऐसे हाथ पकड़ लिया फिर गोल गोल घूमते हैं दोनों। हाँ, दोनों अगर बराबर मास की लड़कियां हुए तो दोनों बराबर घूमेंगे, आप देखोगे दोनों। मान लो उसमें से एक बहुत मोटी है और दूसरा जो है एकदम पतला है। अब हंसने पे की बात थोड़ी है, तो फिजिक्स है, फिजिक्स पे जा रहा है। तो एक मोटी है, बहुत मोटी है, और दूसरा पतली है, और हाथ पकड़ लिए, जैसे गोल गोल घूमे आप क्या देखोगे? जो मोटी है अपनी जगह है, खाली ऐसे ऐसे घूम रही है, और दूसरा उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टू दी मोटी, है कि नहीं? मोटी बात सेंटर मास लग गया तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। समझ में आ रहा ना? तो अब इसको धक्का दोगे तो क्या आपको फील आ रहा है कि ये पॉइंट फिक्स रहेगा, ये मूव करेगा? ऐसे छोटा सा मान लो कि हेवी बार है, इधर 1 kg रखा है, इधर 10 kg रखा है, आप धक्का दोगे, उधर से कोई धक्का देगा, उसी के इर्द गिर्द घूमोगे नहीं घूमोगे? सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट सेम पोजीशन, क्योंकि रेस्ट में था। खाली उतना नहीं, टू योर सरप्राइज आई टेल यू, आपको तो आश्चर्य हो जाएगा कि कितना ये मिराकुलस है ये लॉ। कि जैसे मैं बताऊं कि सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मास रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक दूसरा मास रखा हुआ है, यहाँ पर कोई एक तीसरा मास रखा हुआ है। मासेस आर डिफरेंट, से इट इज 2 kg एंड दिस इज 3 kg एंड सपोज इट इज 5 kg। सपोज मैं क्या करता हूँ, इस 5 kg के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया ऐसा, कितना? 10 न्यूटन का। अब इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, कितना? कोई भी एक फोर्स ले लो, समथिंग लाइक 6 न्यूटन का, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया 4 न्यूटन, रैंडम, आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। नाउ इफ आई कंसीडर दिस होल एज ए सिस्टम, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम? 0। तो आप देखो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, लेकिन ये तीनों का जो सेंटर ऑफ मास था ना, वो देखो वहीं पड़ा है, इट्स नॉट मूविंग। कुछ समय के बाद ये इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, 1 घंटे के बाद दूर दूर चले गए, अब निकालो सेंटर ऑफ मास, वहीं मिलेगा जहां था, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं। लेट मी गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, यू विल बेटर अंडरस्टैंड। लेट मी सी, सपोज यहाँ पर कोई एक व्हील चेयर है, और ये एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको पुराना एक आइडिया रिपीट करवाना चाहूंगा
कि अगर कोई एक सिस्टम में, हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास पढ़ते वक्त किए थे, कोई एक सिस्टम में मान लो कि ये m1 मास है और ये m2 मास है, शायद आप लोगों को याद होगा, आप में से काफी लोग पढ़ के आते हैं, कुछ लोग हंसते खेलते रहते हैं, पढ़ते नहीं। अगर ये चीज इधर को गया L1, ये चीज इधर को गया L2, सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। कंडीशन क्या था, क्या था? m1 L1 इज इक्वल टू, याद है क्या? याद है ना? चलिए इस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दो आदमी बैठे हुए हैं। ये एक आदमी है ऐसा बैठा है, किसी एक व्हील चेयर पर बैठा है, मान लो मोटू है, ये व्हील चेयर पर बैठा है और इसका वजन मान लो कि 60 kg है। और यहाँ पर कोई एक दूसरा आदमी है, वो यहाँ पे बैठा हुआ, मान लो कि इसका वजन कुछ पतला सा है, ये है 20 kg का, ठीक है। एंड दे आर सिटिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर। कैसा फ्लोर है? स्मूथ फ्लोर, देयर इज नो फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन विल बी बिहेविंग एज एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से आ रहा है कि नहीं, तो कोई स्मूथ फ्लोर है। अब ये दोनों क्या है कि एक रस्सी को दोनों खींच रहे हैं, दिस इज व्हाट इज द रोप, बोथ ऑफ देम आर पुलिंग द रोप, कि बोला है मेरा रस्सी, बोला है मेरा रस्सी, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, है ना। अब जब रस्सी को खींचेंगे तो आप देखोगे रस्सी में, आप जानते हो कि टेंशन हर जगह बराबर होता है। मान लो कि यहाँ का टेंशन है F, तो यहाँ पर जो इसको खींचने वाली टेंशन भी तो F ही होगा, तो होगा क्या एज ए रिजल्ट, ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, बोथ ऑफ देम आर मूविंग। लेकिन अगर ये पूरे को मैं सिस्टम मान लेता हूँ, बाहर से कोई फोर्स आया क्या? हाँ आया, कैसे नहीं आया? वेट आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है, बट नेट फोर्स इज जीरो, एक्सटर्नल फोर्सेस आर प्रेजेंट बट दे आर ऑल बैलेंस्ड। क्या बात समझ में आ रहा है? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज बैलेंस्ड। लॉ कहता है कि जब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं दोगे रेस्ट में रहेगा। कौन? सेंटर ऑफ मास। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। जैसे इसको फोर्स दिए तो इन t सेकेंड्स, अच्छा ये आदमी का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा भाई? फोर्स है F, मास है 60, और किधर को होगा? वो इधर को होगा। ये आदमी का एक्सीलरेशन किधर को होगा? इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा F/20, और वो भी इधर को होगा t सेकेंड में। इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, आप दोनों खींचना शुरू किए, ये कुछ दूर जाएगा, ये कितना दूर गया? सपोज t सेकेंड में ये कुछ डिस्टेंस गया L1, तो L1 क्या कहोगे? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रहा है? ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u तो 0 है, हाफ F/60 t स्क्वायर। ये किधर को जाएगा? इधर को नहीं, और ये किधर को आएगा? ये इधर को कितना आएगा? L2। तब तक मान लो कि ये L2 आया, कितना आएगा? हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u तो 0 है, ए टी स्क्वायर, f हो गया ये F/20 टी स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये L1 गया, ये L2 आया, निकाल के देखो तो M1 L1 क्या है? व्हाट इज M1 L1? M1 L1 मतलब 60 इंटू दिस, 60 इंटू दिस क्या दे रहा है आपको? ft स्क्वायर बाई 2। एंड व्हाट इज M2 L2? वो भी तो वही है। So when M1 L1 is equal to M2 L2, what happens to the center of mass of the two persons? Stationary. They are moving, but the center of mass is not moving. ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं पड़ा है ना। इंटरेस्टिंग। आपको लगा हाँ सर खींचे तो ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, लेकिन ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? जहां था वहीं है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं। समझ में आ रहा है न्यूटन लॉ क्या बोल रहा है और हम लोग क्या सोच के रखे थे, है कि नहीं? तो हम कहेंगे एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ two persons, the center of mass does not change, though each of them move, each of them move, दोनों मूव कर रहे हैं, बट सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? Which is justified, and this is justified by the relation. This is justified by the relation.
रिलेशन, कौन सा रिलेशन? M1 L1 इज इक्वल टू L2 L2। ये रिलेशन से पता चला कि कोई आपको ये पूछेगा नहीं, मैं तो नोट्स बना रहा हूँ ताकि आपकी बाद में भी पढ़ना है ये सब चीज़ों। समझ में आ रहा है? सर मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ क्या? दोनों आदमी चल रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहे हैं। सर उसी में क्वेश्चन है सर, एक 60 केजी का आदमी जो है उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो उसका वेट जो है वो ज्यादा, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन भी तो आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन, हाँ। सर मेरा क्वेश्चन था कि वो जो 20 केजी वाला है उसका तो कम वेट है और इसका ज्यादा वेट है, तो नीचे की तरफ जो एक्ट कर रहा है इसका ज्यादा एक्ट कर तो रहा है। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? कुछ मैं 100 केजी का हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा वेट 100 केजी है, हाउ इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन मी? तो फिर नेट फोर्स क्या हुआ मेरे पे? 0। हाँ, तो फिर तो वही तो है, 60 केजी, इसका वेट ज्यादा है तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, उसका वेट कम है तो उसका ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है। हम बात करें नेट एक्सटर्नल फोर्स की। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। द वेट इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, है कि नहीं? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? अच्छा, चलिए, मैं अगर आपको समझ में आया तो कुछ छोटी छोटी चीजें पूछना चाहूंगा कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। बॉडी मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी, समझ में आया? हाँ, तो सोचो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। इन a fat and a weak boy, thin boy, weak तो नहीं, fat but strong, fat but strong, फैट है लेकिन फैट बट वीक है, मोटा है बट वीक। बॉय प्लेज टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जानते हो क्या? यस सर। With a thin but strong boy on a smooth floor। मैं बार बार स्मूथ इसलिए लिख रहा हूं ताकि I can avoid friction which is an external force। Who will win? क्या खतरनाक क्वेश्चन, कौन जीतेगा हम कैसे बताएंगे? फैट बट स्ट्रॉन्ग, फैट बट वीक। जो मोटा है वो दुबला है, मतलब क्या उसका ताकत कम है। दुबला मतलब जिसका बल कम है। दुबला का मतलब पतला नहीं, दुबला है, बल कम है, दुर्बल है ना, उसका बल कम है तो उसके पास फोर्स कम है। तो फैट बट वीक एंड ए थीन बट स्ट्रॉन्ग प्ले टग ऑफ वॉर। सोचो, ये हो गया मोटू जिसके साथ पतलू ने खेलना चाहा टग ऑफ वॉर। स्मूथ फ्लोर पे दोनों एक रस्सी को खींचेंगे। अब जो मिड पॉइंट को पार कर जाएगा वो हार जाएगा। नहीं, जीतेगा कौन? सोचो सोचो। और जब खींचेंगे, अभी भी तो एग्जाम्पल दिए, स्मूथ फ्लोर है, इसके ऊपर कुछ फोर्स आएगा तो इसके ऊपर भी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये भी मूव करेगा, ये भी मूव करेगा, बट सेंटर मास मूव करेगा क्या? अच्छा, अगर दोनों मूव कर रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, सेंटर मास मूव नहीं कर रहा है, तो आप गेस कर सकते हो कहाँ मिलेंगे? दे विल मीट एट दी सेंटर ऑफ मास, क्योंकि दोनों यहाँ पर मिले, उनका सेंटर मास उधर आ गया है, तो हो नहीं सकता। दैट मींस दे विल मीट एट दी सेंटर ऑफ मास। वेयर वाज द सेंटर ऑफ मास? एट द मिड पॉइंट टू द थिन पर्सन और क्लोज टू द फैट पर्सन। तो सेंटर मास तो कहीं यहाँ पे था। ये दोनों जब एक दूसरे को खींचेंगे कहाँ पे मिलेंगे? दे विल मीट हियर। हु विल विन? मोटू विल विन विदाउट एनी एफर्ट। वो खींचेगा, खुद फिसल के उसके पास आ जाएगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, द फैट विल ऑटोमेटिकली विन। सो हर एक स्पोर्ट्स में हम लोग क्या करते हो, इतना पाउंड का आदमी का इतना पाउंड, हम उनको अपना वेट का जो एडवांटेज लेने नहीं देते हैं, बराबर वेट का खिलाड़ी को खिलाते हैं हरदम। नहीं तो अपना वेट का एडवांटेज ले लेगा, मास का एडवांटेज ले लेगा। अब क्या हो गया, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मोटू के पास, बहुत मारे, मोटू के पास है। अब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो कहाँ पे मिलेंगे? एट द सेंटर ऑफ मास। तो कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये तो मिड पॉइंट को पार कर गया, तो हार गया। क्या आप समझ गए? तो ये मोटू चुपचाप खड़ा रहेगा, दूसरा खींचेगा और उसके पास धीरे धीरे, मान लो कि आप स्मूथ सरफेस पे खड़े हो, सोप सॉल्यूशन डाला हुआ है नीचे। दिस गर्ल इज क्रिएटिंग सो मेनी डिस्टर्बेंसेस इन द क्लास।
सर से पाँव तक, खाली सर नहीं। अब अगर मान लो कोई वजनदार ब्लॉक आपके सामने रखा है, 50,000 केजी का एक बहुत बड़ा सा आयरन ब्लॉक, आप किसी स्मूथ सरफेस के खड़े हो और जबरदस्ती एक रस्सी को खींच रहे हो जिसमें वो बंधा हुआ, तो क्या होगा? स्लोली विल अप्रोच टुवर्ड्स दैट ब्लॉक, है कि नहीं? When you are pulling it, when he is pulling, he will be slowly slipping towards this person, क्योंकि फोर्सेस तो दोनों के ऊपर आ रहा है। Ultimately this person will reach somewhere here, उसे नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, तो क्या होगा? They will meet each other, ये आगे आएगा, ये इधर आएगा, ये कम डिस्टेंस आएगा, ये ज्यादा डिस्टेंस आएगा और दोनों मिलेंगे यहाँ पे। क्या आपको समझ में आया? तो आप क्या कहोगे? एज, पूरा आंसर को लिखेंगे, पूरा आंसर को लिखेंगे। ये कौन सा पॉइंट था? मिड पॉइंट। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। एज, नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acts on system of two persons. The center of mass will remain at rest. So the two persons, two boys, will move towards each other. Towards each other and meet. कहाँ पे? Meet. कहाँ पे मिलेंगे दोनों एक दूसरे को? At the center of mass. They will meet each other at the center of mass. क्या बात समझ में आ रहा है सबको? देख रहे हो ना न्यूटन्स लॉ कितना खतरनाक है? ये पूछ रहा है कि कहाँ मिलेंगे दोनों? They will meet at the center of mass. They will meet each other. They will meet at center of mass. So fat wins. Fat boy. क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाज क्लोज टू द फैट बॉय। समझ रहे हो कितना खतरनाक है? और ये चीज तुम लोग आसानी से फील नहीं कर सकते हो क्योंकि एटमॉस्फेयर है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन वगैरह। सपोज यू गो टू स्पेस जहां पर कोई दूसरा फोर्स है नहीं, अगर हम तुमको धक्का दे दिए, तुम उधर गए मैं इधर गया, तो हम दोनों का सेंटर मास तो वही रहेगा, हम दोनों एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे कंटिन्यूअसली, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स आया नहीं। बात समझ में आ रहा है? क्या ये क्वेश्चन में सबको ठीक से समझा पाया? ऐसा दूसरा क्वेश्चन देने से आप लोग सोच सकते हो क्या? चलो सोचो और बताओ। जैसे सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर एक गैस बैलून है और यहाँ पर एक बंदर है, और ये बंदर जो है ये 3 केजी का बंदर है और बैलून 5 केजी का है। क्वेश्चन क्या है? द मंकी एंड balloon system was at rest. If the thread breaks, who will move faster? Who will move faster? थोड़ा सा इसके बदलाव चेंज ले लेते। बंदर का 5 केजी है और इसका ये बैलून का 3 केजी है। फास्टर। अब देखो क्या होगा, जैसे ही अगर थ्रेड टूट जाएगा, बंदर नीचे बैलून ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन जल्दी ले जाएगा? बैलून की बंदर। सोचना है। तो हम लोग पहले अपना ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं, जैसे जो अब तक जो जानते थे, फिर न्यूटन्स लॉ यूज करके देखेंगे, फिर देखोगे न्यूटन्स लॉ यूज करने से कैसे चुटकी में बन जाता है, बंदर जल्दी जाएगा नहीं। हाँ, वो बंदर की दुख बंदर को समझ में आता है। कभी कभार बंदरिया को भी। सर मैं बंदर नहीं हूँ। हाँ मैं तो बोला कभी कभार बंदरिया को भी समझ में आता है। सर बंदरिया नहीं हूँ। हाँ तो हो गया, ये समझ में आया समझ में क्वेश्चन सबको? चलिए सोचते हैं। फर्स्ट हमारा कन्वेंशनल मेथड, फर्स्ट मेथड। अच्छा ये जो बैलून है, ये बैलून का वजन कितना है? 5 केजी ना, कितना है? 3 केजी। बैलून का वजन है 3 केजी और इसमें से जो बंदर झूल रहा है उसका वजन कितना है? 5 केजी। और ये रेस्ट में। क्यों रेस्ट में? क्योंकि बंदर का अपना वेट तो होगा ही, कितना? 5 जी।
बैलून का भी अपना वेट होगा कितना 3g, और गैस बैलून के ऊपर एक अपथ्रस्ट होगा बॉन्ड फोर्स कितना मालूम नहीं, कॉल इट बी, कुछ तो होगा। और रेस्ट में क्या मतलब हुआ, b इक्वल टू क्या हो गया 3g प्लस 5g। सो एट रेस्ट पता चला, बी लिखने से हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, अपथ्रस्ट कहेंगे f। गैस बैलून के ऊपर की तरफ एक फोर्स है कि नहीं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, अपथ्रस्ट है। तो आपको हो गया एट रेस्ट व्हाट इज f, f मस्ट बी इक्वल टू 3g प्लस 5g, है कि नहीं। अब क्या हुआ, थ्रेड टूट गया, थ्रेड टूट गया। तो अब सेकंड केस में आप देखोगे यही है बैलून, अभी उसके ऊपर अपथ्रस्ट है, क्योंकि अपथ्रस्ट तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका शेप एंड साइज के ऊपर। थ्रेड टूट चुका है और उसका अपना वेट है 3g। हाँ, तो आफ्टर थ्रेड ब्रेक्स, एक्सीलरेशन ऑफ बैलून क्या होगा, नेट फोर्स बाय मास। बैलून के ऊपर फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ f, नीचे की तरफ 3g, तो क्या कहेंगे फोर्स f माइनस 3g और उसका मास 3, f कितना था 8g, सो 8g माइनस 3g इज 5g बाई 3 इज 50 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका, बैलून। एक्सीलरेशन ऑफ मंकी, अरे मंकी तो गिर रहा है अंडर ग्रेविटी, इट इज g, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मंकी कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, बैलून 50 by 3 which is close to something like 16.66, Yes, sir. which is much more than this. Balloon moves faster, Yes. monkey falls comparatively slower. क्या बात समझ में आया क्या, monkey का एक्सीलरेशन हुआ g, बैलून का हुआ 50 by 3। क्वेश्चन था who moves faster, balloon moves faster, खत्म कहानी। अभी अगर हम लोग तो हाँ हाँ करते रहते, यू आर नॉट गोइंग टू द थीम, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो फिर हाँ करने का क्या है, सो सिंपल है, नेट फोर्स पे मास इज एक्सीलरेशन। तुमको जो लगता है वो होगा कोई जरूरी है क्या, गड़बड़ तो उसी में है, हमें जो लगता है हम वही करते हैं, लेकिन होता कुछ दूसरा है, इसलिए सोचना है। अब चलो इसको न्यूटन लॉ से जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, सेकंड मेथड यूजिंग न्यूटन लॉ। ये हुआ बैलून, ये हुआ मंकी। अब ये क्या हुआ सेकंड स्टेज में, बैलून टूट गया, आई मीन थ्रेड टूट गया, बैलून भाग गया और मंकी गिर गया, है ना। मंकी गिर रहा है, पहले तो मंकी यहाँ था, कितना नीचे आया, सपोज L1 आया, ये कितना ऊपर गया, सपोज L2 गया, ये कितना था 3 ये कितना था 5 अगर ये पूरे सिस्टम को हम देखते हैं, कौन सा सिस्टम, ये वाला सिस्टम, ये रेस्ट में था, व्हाट वाज द नेट फोर्स, 0। जो फोर्सेस के कारण ये रेस्ट में था, जो फोर्सेस के कारण वो रेस्ट में था, वो फोर्स, इसका वेट, ये सब टूटने के बाद भी तो सब फोर्सेस है, तो अब भी नेट फोर्स क्या है 0। ये सिस्टम ऑफ मंकी एंड बैलून वाला सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस थे, बोलोगे सर टेंशन तो नहीं रहा, लेकिन दैट वाज इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम, है कि नहीं। तो ये जो थ्रेड में टेंशन था वो इंटरनल फोर्स दोनों के ऊपर बराबर आ रहा था, इसके ऊपर नीचे की तरफ, इसके ऊपर ऊपर की तरफ, दैट इज ऑलवेज बैलेंस्ड, यू नो। तो इंटरनल फोर्स के चलते इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं बन रहा था, बिकॉज दैट वाज बैलेंस्ड। अभी ये टूटने के बाद भी एक्सटर्नल फोर्स वही है कि नहीं, क्या ये फोर्स बरकरार है, हाँ है, क्या ये वेट बरकरार है, हाँ है, क्या ये वेट बरकरार, हाँ है। तो अभी भी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 है, पहले भी 0 था, हुआ क्या, इंटरनल फोर्स में चेंज आ गया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, टेंशन हैज चेंज्ड, सो दे आर नाउ फॉलिंग, as no external force acts, the system was at rest, तो center of mass will remain at rest, center of mass जहाँ था वही रहेगा, मतलब 5 into L1 must be equal to 3 into, क्या बात समझ में आ रहा है। अगर हम कहेंगे 5 into L1 is equal to 3 into L2, तो बड़ो बताओ कौन बड़ा है, L1 बड़ा है कि L2 बड़ा है, L2 is more, L2 is more means this is moving more distance, by the time it is moving less distance, this is moving faster, are you getting, that's the thing you have to understand। मैं ये जेई का क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको, जिनको मालूम नहीं वो कन्वेंशनल तरीके से निकालेंगे, उनको दे विल टेक टाइम, आपको मालूम है फटाफट सोच लो। हर साल जेई एडवांस में न्यूटन फास्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली 99% लोग तो उसको न्यूटन फास्ट लॉ की तरीके से नहीं करते, दूसरे तरीके से करते, बोलते लंबा लंबा क्वेश्चन आया था, अरे नहीं आसान था, तुम सोचे नहीं ढंग से,
समझ में आ रहा है? तो क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? हम कहेंगे एज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम is 0. Therefore, center of mass of system remain same. ठीक है? Remain center of mass of the system remain same. So आप कहोगे as shown in figure, we can write hyper L1 is equal to 3L2 means क्या कहेंगे? L2 is equal to or L2 is greater than L1. So balloon moves faster. क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ? Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, गलत बताओगे तो सर फोड़ दें। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको समझ में आया तो बताओ भाई, ये केस में यहाँ पर कोई एक बैलून लगा हुआ है, दो बैलून लगा हुआ है। There are two balloons and both of these balloons are connected to a bar and a block is suspended here. Say it is a balloon of mass 2 kg. This is a balloon of mass 2 kg, similar balloons है, और this is a 3 kg block. And the arrangement is at rest because of the thrust experienced by the balloon. The entire thing is at rest. क्या बात समझ में आया? ये कोई एक ऐसा लगा, चलो इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। We'll see. The balloons are connected like this. अब ठीक है, balloons are connected like this. System is at rest. Suppose the thread at P breaks. Who will move faster? The balloons will move upward or the block will move downward? Which one will move faster? सोचो, कौन ज्यादा दूर जाता था, बड़ा मास की छोटा मास? छोटा मास। प्रीवियस केस में क्या हुआ? भाई छोटा मास का जो डिस्टेंस था वो ज्यादा था, तो यहाँ पे किसका मास छोटा है? ये इसका तो 4 kg, ये 3 kg. दिस विल मूव फास्टर, बैलून्स विल मूव स्लोली. क्या बात समझ में आ रहा है? ये 4 kg के, तो कौन मूव कर रहा है? बैलून जल्दी जल्दी ऊपर जाएंगे कि ब्लॉक नीचे जल्दी जल्दी आएगा? ब्लॉक जल्दी जल्दी आएगा, क्योंकि m1 into L1 must be equal to m2 into L2. क्या बात समझ में आ रहा है? तो छोटा मास विल मूव फास्टर. समझ में आया? टाइम हुई. तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखो कितने सारे अंदरूनी चीजें. तो आप लोग थोड़ा ट्राई करना, मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ट्राई दिस क्वेश्चन और इसका आंसर को भेजना. सपोज हम कहेंगे दिस इज ए मासलेस राफ्ट. राफ्ट समझते हो क्या कहते हैं उसको? RAFT, रैफ्ट कहते हैं इसको. वो क्या होता है कि लकड़ी का ऐसे बम्बू का बनाते हैं, उसको रस्सी से फांस देते हैं, प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो पानी में डाल दो तो फ्लोट करता है, फिर उसके ऊपर रो करके उसके ऊपर बैठ के जा सकते हो. दिस इज ए राफ्ट, पानी में स्टेशनरी है. और सपोज यहाँ पर 4 आदमी खड़े हैं, चारों का मास बराबर है, ABCD are the 4 person, and suppose it is a square raft. All sides are of equal length. Everything is stationary. Each person is of mass m. नाम क्या है उनका? ABCD. बड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है? A पर कुछ होगा, B पर कुछ होगा, C पर कुछ, D पर कुछ, ऐसे 4 आदमी खड़े. अब क्या है, चारों आदमी चुपचाप बैठे हुए थे. सडनली A के पास कुछ मैसेज आया, बोले आओ देखो मेरा कितना बढ़िया मैसेज आया है. तो BCD तीनों A के पास गए, ऑल 4 रीच्ड A, है ना? तीनों मिले, तो अब सबका डिस्प्लेसमेंट हो गया. निकालना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पर्सन, A का, B का, C का, D का. क्वेश्चन समझ में आया? 4 persons of equal mass are standing at the corners of a
एट द कॉर्नर, एट दी क्या हो गया, एट द कॉर्नर्स ऑफ ए massless स्क्वायर राफ्ट। रुको मैं जब लिख रहा हूं, massless स्क्वायर राफ्ट स्टेशनरी in water if B, C, D move to A, what will be displacement of, कितना सिंपल है, of each person, हर एक आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना सिंपल दिख रहा है ना। मैं आपको पहले ये बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको ये जाएगा L, ये जाएगा √12, ये जाएगा L जाएगा ना, और A का डिस्प्लेसमेंट 0 अपनी जगह खड़ा है। लेकिन मैं बता दूं कि आपके आंसर गलत क्यों है, फिर सही आंसर ढूंढने की कोशिश करना। Why your answer is wrong? Everything is stationary on water and you see they are all having same mass. क्या आपको मालूम है कि जब हम चलते हैं तो हम पाँव से पीछे को पुश करके आगे जाने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम किसी मान लो स्मूथ प्लेट के ऊपर खड़े हैं, प्लेट के ऊपर पाँव देके जैसे आगे बढ़ जाएंगे प्लेट पीछे की तरफ फिसल जाएगा या नहीं जाएगा? आर यू एबल टू फील इट? देन जब हम नॉर्मली चलते हैं क्यों नहीं फिसलता है? क्योंकि देयर इज फ्रिक्शन व्हिच अपोजेस आवर स्लाइडिंग मोशन एंड वी हाउएवर मैनेज टू मूव। तो जब हम चलते हैं पीछे की तरफ पुश करते हैं ना, सोचो कि ये जो आदमी है, जब ये आदमी इधर आएगा ये बोर्ड को इधर को पुश करेगा, ये आदमी जब इधर जाएगा वो इधर को पुश करेगा, ये आदमी जब इधर जाएगा ये इधर को पुश करेगा। तीनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके चलते ये पूरा अरेंजमेंट इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? You will see by the time they move, the boat, the raft starts moving in this direction. क्या ये आदमी जो यहाँ से चलना शुरू किया था वो यहाँ पे पहुंचेगा कि दूसरे जगह पहुंचेगा? क्योंकि राफ्ट मूव कर गया है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट L रहेगा? नहीं, कुछ दूसरा रहेगा। Are you getting? कितना होगा? What will be the displacement of each person? आपको समझना है। Got it clear? बस क्लू क्या है कि अगर हम पूरे 4 आदमी और वो राफ्ट को मिला के एक सिस्टम मान लेते हैं तो बाहर से तो कोई फोर्स आया नहीं, सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। एंड इफ एट ऑल दे आर ऑल मीटिंग ईच अदर, दे विल बी मीटिंग एट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि चारों जहां पर मिलेंगे, हो सकता है कि हम 4 आदमी यहाँ पर पड़े खड़े हैं और हमारा सेंटर मास उधर पड़े हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। दे विल मीट एट द सेंटर मास, ये था क्लू। और इसको लगा के आपको सोचना है कि हर एक आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। क्या मेरा क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया? क्या आपको लग रहा है अभी कि ये सबका डिस्प्लेसमेंट, इसका L, इसका √2L, इसका L होगा? नहीं सर। कुछ होगा? क्या होगा? हर एक का डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। ठीक, ये बार एक नया अवार्ड डिक्लेयर होने जा रहा है। फेंको नंबर 1। कैसे L/2 हो गया? तुमको कैसे पता चला L/2? व्हाई नॉट L/3? क्यों होगा L/2 तो बता। क्योंकि उन लोग सेंटर ऑफ मास चारों का सेम मास है, तो सेंटर ऑफ मास उन लोगों का बीच में होना चाहिए। हाँ, तो फिर तो L/2 कैसे हुआ? सोचो, वही तो सोचना है। सोचो, हड़बड़ा मत, लिखो। चैनल पे आंसर दो, सही लिखोगे तो हम शाबाशी लिखेंगे विथ माई लॉब साइन। HCCTS का है ना, वो रेड कलर का मारते हैं, जो अच्छा किया उसका लॉब साइन जाता है ना उसमें। देखो नहीं देखो, हम देंगे, तुम करके दिखाओ कि हाँ सर हम सही आंसर दे दिए। कुड यू फॉलो द क्वेश्चन? ट्राई एंड गिव द आंसर इन द चैनल। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।